हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय निर्भय विश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। नया दिन नई क्लास के साथ आपके सामने मैं आया हूँ। मार्जिनल्स की हम क्लास करने जा रहे हैं। मॉडल्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मार्जिनल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। मार्जिनल्स क्या होते हैं, नीड, डेयर और यूज टू के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जानते हैं तो जितना भी जानते हैं बाकी आगे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में, दोनों के रूप में काम करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, और जहाँ कंफ्यूजन होता है वहाँ से सवाल आता है। मार्जिनल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुझे लगता है। और बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा जो है शुरू करते हैं, ठीक है? चलो गाइज, अगर मैं मार्जिनल्स की बात करूं तो सबसे पहली बात, मार्जिनल्स जो है होता कौन कौन है? तो तीन लोग हमारे मार्जिनल्स के रूप में काम करते हैं। एक तो होता है नीड, माफ़ी चाहेंगे, राइट कर लेते हैं ज़रा। एक होता है नीड, एक होता है डेयर और एक होता है यूज टू। ये तीन शब्द हैं जिनको आप मार्जिनल्स मानते हैं, मार्जिनल्स कहते हैं। मार्जिनल्स कहते किसको हैं साहब? ऐसे शब्द जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरीके से काम करें। ये सिचुएशन पढ़ने पे हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और सिचुएशन पढ़ने पे मेन वर्ब भी बनते हैं। और मेन वर्ब बनते हैं तो अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। बस आपको यही पहचानना है कब हेल्पिंग वर्ब बना है, कब मेन वर्ब बना है। जब हेल्पिंग वर्ब बनता है, जैसे नीड और डेयर की बात करूं, तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। मेन वर्ब बनते हैं तो अपने साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको सीखनी है। बाकी मार्जिनल्स किसको कहते हैं? नीड, डेयर और यूज टू को। काम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरीके से व्यवहार करते हैं। हमें डिफरेंशिएट करना है हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। मीनिंग क्या होता है? नीड का मतलब आवश्यकता होना, टू रिक्वायर समथिंग। डेयर का मतलब टू बी करेजियस, किसी चीज को लेकर साहस करना। किसी चीज को लेकर साहस करना डेयर है। बाकी यूज टू दिखाता है पास्ट कंटिन्यूड हैबिट या हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था। मैं आपसे कहूं, मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, तो मेरा पास्ट में स्कूल जाने का काम था। पास्ट का एक हैबिचुअल एक्शन है जो पहले होता था लेकिन अब नहीं होता। तो पास्ट का एक एक्शन जो पहले हुआ करता था बहुत लंबे समय तक, अब वो डिसकंटिन्यू हो गया। ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? यूज टू का। इसे मैंने लिखा पास्ट यूज टू, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट या फिर हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट। इसके लिए जो है किसका यूज करते हैं? यूज टू का। अगर मैं आपसे कहूं कि किस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। नीड और डेयर अलग पढ़ना है क्योंकि ये दोनों एक जैसे की तरह चलते हैं। यूज टू हमें अलग से पढ़ना है। अगर बात समझ में आई है तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? नीड और डेयर है। नीड और डेयर मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब भी बनता है, मेन वर्ब भी बनता है। नीड मतलब आवश्यकता, डेयर मतलब साहस से है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं नीड और डेयर, तो ध्यान रखना ये हेल्पिंग वर्ब जब जब बनते हैं तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? मॉडल्स की तरह व्यवहार करते हैं। और आपको पता होना चाहिए मॉडल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये मॉडल्स की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, डेयर। नीड और डेयर जब मेन वर्ब बनते हैं, जब जब ये मेन वर्ब बनेंगे, तो ये मेन वर्ब जब बनेंगे तो अपने साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेंगे, तब अपने साथ लेंगे टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तब क्या लेंगे? नाउन लेंगे। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। नाउन रखा है तो ठीक है, नाउन नहीं है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी किसका ही काम करेगी? नाउन का ही काम करेगी। इन्फिनेटिव भी क्या ही बनता है? नाउन ही बन सकता है। तो मैं आपसे कहूं नीड और डेयर कैसे काम करेगा, क्लियर हो गई बात? अगर आपको लगता है हेल्पिंग वर्ब बना है तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अगर आपको लगता है मेन वर्ब की तरीके से आया तो इसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, या फिर नाउन लगा दो बाद में। दोनों बातें जो है ठीक है। बस तुम्हें पहचानना है कि ये क्या है, कि ये हेल्पिंग वर्ब है या ये मेन वर्ब है। ये तुम्हारा काम है पहचानने का। बोले सर कैसे पहचान सकते हैं, जरा देखो एक बार। तीन सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे। आई नीड टू बाय अ बुक, आई नीड नॉट बाय अ बुक और नीड आई बाय अ बुक। अब आपको इसको समझना है। इन तीनों सेंटेंसेस को एक बार देखना आपकी नजर के हिसाब से क्या है ये? क्या ये सेंटेंसेस ठीक है? दिख रहा होगा वैसे तो मुझे लगता है, हाँ मुझे तो दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा कल, यार मैंने छोटा इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे समझाने के लिए जगह चाहिए नीचे। बाकी दिखना होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए। मुझे तो दिख रहा है सामने डिस्प्ले पे। आपका थोड़ा गड़बड़ है तो पिक्सल विक्सल ठीक कर लो थोड़ा। 720 तक तो चलती ही है क्लास। आई नीड टू बाय अ बुक, मुझे आवश्यकता है किताब खरीदने की। अच्छी बात है साहब। एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हें नहीं पता है, एक दो बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर कहीं नॉट आया है तो नॉट से पहले जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और नॉट के बाद जो आता है वो क्या होती है? मेन वर्ब होती है। ध्यान रखना एक बात। दूसरी बात, अगर कोई वर्ब अकेली आई, ठीक है, वर्ब कैसे आई है? अकेली, बिल्कुल अलोन, अकेली वर्ब है, सिंगल वर्ब है, एक ही वर्ब आई है, मतलब कहने का मतलब है, तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। तब वो कौन सी वर्ब होगी? मेन वर्ब होगी। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। एक बात तुम्हें और पता होना चाहिए, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले जो रखा होता है वो हेल्पिंग वर्ब माना जाता है, और सब्जेक्ट के बाद जो रखा होता है वो मेन वर्ब माना जाता है, और एंड सो ऑन और भी कुछ शब्द आते हैं उनको अलग मान लिया। प्रश्नवाचक सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले क्या आती है साहब? हेल्पिंग वर्ब आती है। ये दो तीन बातें तुम्हें पता है तो तुम काम कर जाओगे। तुम्हें मतलब इनफ नॉलेज है अगर तुम्हें ये पता है
तो तुम्हें नीड और डेयर समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। बोले सर कैसे, जरा देखो। मैंने कहा आई नीड टू बाय अ बुक, मुझे एक किताब खरीदने की आवश्यकता है। जरा बताना, नीड रखा है और आई रखा है, क्या नीड अकेला नहीं आया? बोले सर बाय भी तो वर्ब है। अरे वो तो बाद की बात है। अगर मैं नीड की बात करूं, नीड के साथ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट या कुछ और वर्ब कुछ आया नहीं आया, नीड अकेला रखा है। और जब जब वर्ब अकेली होती है किस तरीके से काम करती है, मेन वर्ब की तरह। और जब जब नीड और डेयर मेन वर्ब बनता है तो इसके साथ क्या आता है, टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो आई नीड टू बाय अ बुक, तो नीड यहाँ पे अकेला रखा है तो मेन वर्ब है, और जब जब नीड मेन वर्ब बनता है अपने साथ टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म। बोले जी बिल्कुल सही है। तो आई नीड टू बाय, बाय व्हाट, अ बुक। ये अ बुक जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है, बाय का। नीड का मत समझना, आई नीड टू बाय अ बुक, बाय का ऑब्जेक्ट अ बुक है। कुल मिला के नीड अकेला आया था मेन वर्ब के रूप में, तो उसके साथ टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म दे दी, फर्स्ट फॉर्म। वाक्य आपका सही है। क्वेश्चन दूसरा देखो, आई नीड नॉट बाय अ बुक, मुझे आवश्यकता नहीं है किताब खरीदने की। साथ आ जाओ जरा, यहाँ पे नॉट आया, नॉट से पहले नीड आया, और नॉट से पहले मैंने बताया, नॉट से पहले जब जब आएगा तो वो कौन होगा, वो हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर वो हेल्पिंग वर्ब होगी तो नीड यहाँ पे क्या बना है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको समझाया नीड और डेयर जब जब हेल्पिंग वर्ब बनते हैं अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जरा देखना, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, फर्स्ट फॉर्म लेगा। और फर्स्ट फॉर्म ही आई है, मतलब सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। आई नीड नॉट बाय अ बुक, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो, मेन वर्ब वाली बात से रिलेट करना है, ये रहा सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब वाली बात से रिलेट करना है, ये रहा सेंटेंस। और अगर आपको इससे रिलेट करना है तो ये रहा सेंटेंस। ठीक है, क्या कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो। लास्ट में इस क्वेश्चन मार्क को आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बोले सर लगा हुआ है। सब्जेक्ट से पहले, जब आप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ देख रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, बोले जी हेल्पिंग वर्ब आती है। बोले जी आई सब्जेक्ट है, मैंने कहा बिल्कुल है, आई है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब नीड यहां पर जो आया है सब्जेक्ट से पहले आया, मतलब नीड हेल्पिंग वर्ब है। अगर नीड हेल्पिंग वर्ब है तो इस बात का मतलब ये भी है कि हेल्पिंग वर्ब अगर नीड बना है तो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेगा। और अगर फर्स्ट फॉर्म लेगा तो जरा देखना, बाय वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बोले जी फर्स्ट फॉर्म है। और बाय ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट क्या आ गया, बोले जी अबुक आ गया। सेंटेंस ये गलत है, ये भी सही है। ये तीन सेंटेंस तुम्हें समझ में आए होंगे। अगर तुम्हें तीन सेंटेंस समझ में आए हैं और तुम्हें ये वाली बात भी आती है, कौन सी वाली जो मैंने बताई है, ठीक है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझे, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक सेकेंड रुको जरा। चले भी, साफ सुथरा कर दिया मैंने थोड़ा सा, और कुछ नहीं। इसमें मोटाई भी आती है थोड़ा, शेप में, शेप बनाते टाइम कुछ ऐसा भी आता है क्या कि कुछ इसको मोटा कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता अभी। चलो खैर। हाउ डेयर यू स्पीक बिफोर मी, हाउ डू यू डेयर टू स्पीक बिफोर मी। दो सेंटेंस आपके सामने है, जरा एक बार देखना कौन सा सही कौन सा गलत। गलत है तो कैसे गलत है, सही है तो कैसे सही कैसे सही है, गलत है तो कैसे सही कर सकते हैं, सही है तो सही है ही। चलो खैर, हाँ जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलते हैं आगे। हाउ डेयर यू स्पीक बिफोर मी, मैं आपसे कहूँ सेंटेंस प्रश्नवाचक है, आपको देख के, सॉरी, आपको देख के पता चलना चाहिए कि वाक्य प्रश्नवाचक है, बिल्कुल है। अगर प्रश्नवाचक है तो सब्जेक्ट ये रहा, ये डब्ल्यू एच वर्ड है। सब्जेक्ट से पहले जो रखा होता है हेल्पिंग वर्ब रखी होती है, तो डेयर क्या है, बोले जी हेल्पिंग वर्ब है। तो हाउ डेयर यू स्पीक बिफोर मी, अगर डेयर हेल्पिंग वर्ब है तो नीड और डेयर जब जब हेल्पिंग वर्ब बनते हैं अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, बोले सर फर्स्ट फॉर्म। हाउ डेयर यू स्पीक बिफोर प्रपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। बस हो गया काम। बाकी तुम्हें यही चेक करना था कि नीड और डेयर जब हेल्पिंग वर्ब बना हो तो अपने साथ क्या लेगा, फर्स्ट फॉर्म लेगा। और फर्स्ट फॉर्म उसने ली है, सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट देखो, हाउ डू यू डेयर टू स्पीक बिफोर मी। फिर से वही बात, सेंटेंस सेम है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया, प्रश्नवाचक वाक्य है। यू आपका क्या है, बोले जी सब्जेक्ट है। हाउ जो है सेंटेंस जो है डब्ल्यू एच वर्ड है जिससे वाक्य शुरू हुआ है। प्रश्नवाचक वाक्य है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैंने कहा आएगी, तो सब्जेक्ट से पहले क्या है, डू आया। अगर डू आया तो डू हो गई हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट से पहले डू रखा है तो डू हेल्पिंग वर्ब हो गई। अच्छा, सब्जेक्ट से पहले डू है हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट के बाद कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब। तो मैं आपसे पूछूं डेयर क्या बनेगा, बोले सर मेन वर्ब बनेगा। और मैं आपको सिखा के आया हूं, नीड और डेयर जब जब मेन वर्ब बनते हैं अपने साथ लेते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर अपने साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो स्पीक या टू स्पीक, बोले सर क्या आएगा, टू स्पीक आएगा, क्योंकि डेयर क्या बना है, मेन वर्ब बना है। इसका मतलब वाक्य बिल्कुल क्या है, सही है। अब जरा मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, क्या तुम कॉन्टेक्ट समझ गए कैसे हेल्पिंग वर्ब कैसे मेन वर्ब यूज होनी है। नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब बना तो फर्स्ट फॉर्म, नीड और डेयर मेन वर्ब बना तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने एग्जांपल्स आपको केवल समझाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिए थे। बाकी आ जाओ जरा, दो सेंटेंस देखो।
यू नीड नॉट टू पे दीज बिल्स, तुम्हें इन बिल्स को पे करने की आवश्यकता नहीं है। वाई नीड आई टू स्टे हेयर विद यू, मुझे यहाँ तुम्हारे साथ क्यों रुकने की जरूरत है साहब, मैं तो नहीं रुकूंगा तुम्हारे साथ यहाँ पे। चलो खैर, बातें तो होती रहेंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ यू नीड नॉट टू पे, नॉट आ गया है, अगर नॉट आ गया है तो नॉट से पहले जो नीड आया होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। और नीड और डेयर जब जब हेल्पिंग वर्ब बनते हैं अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर इस टू की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे यू नीड नॉट पे दीज बिल्स, तुम्हें आवश्यकता नहीं है इन बिल्स को पे करने की। टू नहीं आएगा क्योंकि नीड हेल्पिंग वर्ब बना है। अगला सेंटेंस, वाई नीड आई टू स्टे हियर विद यू, आई जो है सब्जेक्ट है, तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर सब्जेक्ट मैं कैसे पहचानूं, भाई गड़बड़ हो जाएगी। इतना तो पता है सब्जेक्ट कौन होना चाहिए, नहीं पता है तो थोड़ा एक बार देख लो, इससे पिछली क्लासेस कुछ मैंने पढ़ा रखी हैं वो देख लो एक बार जरा, वहां से क्लियर हो जाएगा। शुरू की 3-4 क्लासेस डाल रखी हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह वाली, वहां थोड़ा सा तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी। बाकी आई सब्जेक्ट है, पता होना चाहिए सब्जेक्ट से पहले। ये तो डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, इसको तो छोड़ दो, ये तो डब्ल्यू एच वर्ड हो गया साहब। मैं आपसे कहूँ सब्जेक्ट से पहले नीड रखा है, मतलब नीड यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट से पहले क्या रखी होगी, हेल्पिंग वर्ब, मतलब नीड हेल्पिंग वर्ब है। और जब जब नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब बनता है अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म। मतलब कहने का यह है कि इस टू की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही यहाँ पे इस टू की कोई आवश्यकता थी। यू नीड नॉट पे दिस बिल्स, वाई नीड आई स्टे हेयर विद यू। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का। नेक्स्ट आ जाइए, दे डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम देम, दे डोंट नीड हेल्प हिम एनी मोर। और एक लास्ट सेंटेंस है, इट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड नाउ। इट्स नीड्स, अच्छा टू भी नहीं है, नॉट भी है, साइड से ऐसा ही दिख रहा था। इट नीड्स नॉट बी रिप्लेस्ड नाउ। 3 सेंटेंस है, मैं टाइम दे रहा हूं तुम्हें कि तुम बुद्धि लगा लो, बाकी मैं तो करा ही दूंगा। बताओ भाई। देखो, अगर आप समझदार हैं, एक ही बात मैं कहता हूं कि अगर आप समझदार हैं तो पहले तो नंबरिंग कर लो, ठीक है। 1 2 3, वैसे 1 2 3 करना गलत है, पूछो क्यों, क्योंकि पहले भी तो सेंटेंस थे कुछ नंबरिंग तो उन पे भी नहीं थी। स्टार बना लेते हैं, इस पे आओ। सबसे लास्ट वाली की बात करते हैं, वो दोनों एक जैसे हैं तो उनको साथ में बता दूंगा। मैं आपसे कहूं इट नीड्स नॉट बी रिप्लेस्ड नाउ, नीड्स जो है यहाँ पे आया है, यहाँ पे नॉट आया है। अगर ये नॉट है तो नॉट से पहले जो आया होगा ये हेल्पिंग वर्ब होगा, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना। नॉट से पहले आया तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा, बोले सर हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर नीड हेल्पिंग वर्ब बनता है तो उसके साथ मेन वर्ब के रूप में, बोले सर वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अच्छा ठीक है, जब जब नीड हेल्पिंग वर्ब बनता है तो वो मॉडल की तरह बिहेव करता है। जब जब नीड हेल्पिंग वर्ब बनता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, मॉडल्स की तरह बिहेव करता है। तो नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बना, मतलब मॉडल बना। अगर मॉडल्स के पैसिव वॉइस की बात करूं, मैं अगर मॉडल्स की बात करूं तो मॉडल्स का एक्टिव वॉइस क्या होता है, मॉडल्स के मामले में मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब इसका पैसिव बनाते हैं तो जो मॉडल होता है वही वो ऐसे वही मॉडल्स रहते हैं, साथ में बी लगाते हैं और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, बोले जी थर्ड फॉर्म। ये हमारी एक्टिव स्ट्रक्चर होती है और ये हमारी पैसिव स्ट्रक्चर होती है। मुझे लगता है ये बात जानते होंगे, मुझे लगता है कि आप ये बात जानते होंगे, ठीक है। कि ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, बोले जी पैसिव वॉइस होती है। इतनी सी कहानी है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जरा देखना, मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहानी ये है कि टू आएगा या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इट नीड्स नॉट बी रिप्लेस्ड, नीड हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके साथ बी आ गया जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आई है। एक चीज लेकिन ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर नीड और डेयर मेन वर्ब बना है, अगर नीड और डेयर क्या बना है, मेन वर्ब बना है, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल बनाने का गुण होना चाहिए साहब। उसे सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल बनाओ। अगर नीड और डेयर मेन वर्ब बने हैं उसको सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल बनाओ। लेकिन अगर नीड और डेयर मॉडल्स बने हैं, किसकी तरह बने हैं, मॉडल्स बने हैं, तो उनके साथ एस या ई एस लगाने का गुण उनके साथ एस या ई एस लगाने की आज़ादी हो सकती है, नहीं हो सकती भाई। एक चीज देखो, मैं ऐसे समझाता हूँ, नीड और डेयर अगर मेन वर्ब बने हैं तो उनके साथ एस या ई एस लगा सकते हो जरूरत पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे, हमेशा नहीं, जरूरत पड़ने पे। लेकिन नीड और डेयर जब मॉडल बना होगा इसके साथ तुम चाहकर भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं कर सकते, गलत होगा। क्यों यार, कैन का ही कैंस कर देते हो, वी कैन करते हो, ऐसा थोड़ी करते हो कि कैन का कैंस कर दिया, शुड का शुड्स कर दिया। मॉडल्स के साथ कभी ऐसे ही थोड़ी लगता है, नहीं लगता।
अगर नहीं लगता तो इट नीड्स या इट नीड, आप कहेंगे इट नीड। क्यों? क्योंकि वो मॉडल है और मॉडल के साथ कभी एस या एस नहीं लगता। ये मत सोचना कि इट सिंगुलर है तो इट सिंगुलर के हिसाब से नीड्स कर दूं। नीड्स होता अगर वो मेन वर्ब के रूप में आया होता, क्योंकि मेन वर्ब में तो एस या एस लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट के हिसाब से मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे मैं एक सेंटेंस इसी का वाला लेता हूं, ही नीड या नीड्स टू हेल्प हिम, ही नीड्स टू हेल्प हिम, उसको आवश्यकता, ये मैंने इसी को उठा लिया ऊपर, ही नीड्स टू हेल्प हिम, ही नीड टू हेल्प हिम, उसको आवश्यकता है उसकी मदद करने के साथ। बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछूं नीड या नीड्स, अब देखो ये अकेला आया है, अकेला आया है तो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है? बोले सर मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोले सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है। अब मैं तुमसे कहूं कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गया, मेन वर्ब भी आ गई, लेकिन नीड या नीड्स, भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है ना ही, अगर ही सिंगुलर है तो ही के साथ नीड नहीं क्या आएगा, नीड्स आएगा। ही नीड्स टू हेल्प हिम, क्यों? क्योंकि मेन वर्ब है। मेन वर्ब कैसे काम करती है? बोले सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब प्लूरल होती है, वही काम है। लेकिन मॉडल्स के साथ कभी एस या एस नहीं लगता, यही कारण है कि नीड्स नहीं नीड लिखा जाएगा। अगर बात समझ में आई हो तो ये पूरा हुआ। नीचे के दो देखते हैं। दे डोंट नीड हेल्प हिम एनीमोर, मैं आपसे कहूं दे डोंट नीड, नॉट आया, नॉट से पहले डू आया तो डू हेल्पिंग वर्ब, और नीड आया तो नीड कैसी वर्ब? मेन वर्ब। ठीक है साहब। अगर नीड मेन वर्ब है तो तुम्हें पता होना चाहिए जब जब नीड और डेयर मेन वर्ब बनते हैं तो उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो दे डोंट नीड हेल्प हिम या दे डोंट नीड टू हेल्प हिम, दे डोंट नीड टू हेल्प हिम, हेल्प नहीं आएगा, क्या आएगा? टू हेल्प आएगा। दे डोंट नीड टू हेल्प हिम एनीमोर। अब ऐसा करने पे सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन देखिएगा, वी डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम देम, फिर वही बात है, नॉट आया, नॉट से पहले क्या आया? डू आया, नॉट से पहले डू आया, डू आया हेल्पिंग वर्ब, और नीड आया मेन वर्ब। जब जब नीड मेन वर्ब बनता है तो उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां वर्ब लिखी थी तो मैंने वर्ब को चेंज कर दिया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। सही बात है। समस्या इस बात की है कि तुम ये बात पहचान पाए या नहीं पहचान पाए कि यहां पे जो हेल्प है वो वर्ब नहीं है। एनी लिखा है हेल्प से पहले, एनी, एनी हेल्प का मतलब क्या है? एनी है डिटर्मिनर या एडजेक्टिव, और हेल्प क्या है? नाउन। आप तुम कहोगे सर हेल्प तो आपने वर्ब बताई थी, हेल्प दोनों बन सकता है। हेल्प जो शब्द है ना, जो शब्द हेल्प है, हेल्प शब्द नाउन भी बन सकता है, हेल्प शब्द वर्ब भी बन सकता है। योर हेल्प इज नीडेड, तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता है, तो योर हेल्प क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना है, सब्जेक्ट बना है मतलब नाउन बना है, तो हेल्प नाउन भी बन सकता है। बोले सर यहाँ इसको नाउन क्यों माना? क्योंकि भाई साहब एनी जो है एडजेक्टिव बन के किसके लिए आया होगा? एनी किसी वर्ब के पहले लगाते हो, एनी किसी नाउन के पहले लगाते हो? सोच के बताओ। एनी बुक, बुक से पहले एनी आया, एनी पेन, पेन से पहले एनी आया, एनी वॉच, वॉच से पहले एनी आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनी जो है नाउन से पहले लगता है, तो हेल्प से पहले आपने एनी लगाया। अगर बात समझ में आई हो तो मैं ये कहना चाहता हूं वी डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम देम में वी डोंट नीड एनी हेल्प जो है, जो एनी हेल्प है वो क्या है? ये एक नाउन है। क्या है ये? नाउन है। और मैंने आपको सिखाया था कि नीड के बाद या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब ना ही हो तो क्या रख दो? नाउन रख दो। क्यों? क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो भी नाउन का ही काम करता है। तो मेन वर्ब के बाद वर्ब ना हो तो क्या हो? बोले जी नाउन हो। नाउन आ गया, बिल्कुल सही है। फ्रॉम प्रपोजिशन हो गई, देम उसका ऑब्जेक्ट हो गया, उस बात से कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस ये वाला बिल्कुल क्या है? सही है। वी डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम देम, वाक्य ऐसे का ऐसी सही है, कोई करेक्शन किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आई होगी मुझे लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ डेयर ही नॉट एंटर ऑफिस, he dared to accept the challenge, we didn't dare to go against our parents। बहुत सारी बातें कुछ लिखी हैं, मैं फिर से स्टार कर देता हूं आपकी जानकारी के लिए, और मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए किस सेंटेंस में क्या करना है। सेम बात है नीड और डेयर, मैं फिर से वही कह रहा हूं, सेंटेंस के बहुत ज़्यादा मीनिंग की आवश्यकता नहीं है कि वाक्य का मीनिंग क्या है। आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब की तरीके से काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरीके से काम कर रहा है, बस इतना ही जरूरी है, और बहुत ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है। मैं आपसे कहूँ बहुत कुछ जरूरी है नहीं। हाउ डेयर ही नॉट एंटर ऑफिस, आ जाओ जरा। ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले डेयर आया मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस प्रश्नवाचक है। अगर सब्जेक्ट से पहले डेयर आया हेल्पिंग वर्ब है, जब जब नीड डेयर हेल्पिंग वर्ब बनते हैं अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। हाउ डेयर ही नॉट एंटर ऑफिस, बात बिल्कुल क्या है? सही है। बात बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट देखो, ही डेयर टू एक्सेप्ट द चैलेंज। नीड और डेयर जब जब अकेला रखा हो तो वो मेन वर्ब का काम करता है। अगर नीड और डेयर अकेला रखा है मेन वर्ब का काम करेगा, तो अपने साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखा ही है, मैंने कहा लिखा है तो बात बिल्कुल क्या है? सही है।
ही डेयर टू एक्सेप्ट द चैलेंज, बिल्कुल सही है, क्योंकि अकेली रखी है। अकेली वर्ब हमेशा मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब है तो अपने साथ टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, फर्स्ट फॉर्म लेगा, बात सही है। नेक्स्ट, वी डिड नॉट डेयर टू गो अगेंस्ट, डिड नॉट डेयर, नॉट आया, नॉट से पहले डिड आया, तो डिड तो साहब हेल्पिंग वर्ब हो गया, डेयर अकेला बचा, नॉट के बाद, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब, तो डेयर कौन सी वर्ब हुआ, बोले जी मेन वर्ब। अगर डेयर मेन वर्ब हुआ तो नीड और डेयर जब जब मेन वर्ब बनते हैं तो अपने साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है, ये सही है, तो वाक्य भी सही है और वाक्य भी सही है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई डोंट डेयर रिस्क, आई डेयर नॉट टू एंटर। अब ये दो वाक्य देख लो साहब, देखो ज्यादा सोचने की आवश्यकता तो नहीं है लेकिन बता देता हूं, ठीक है, आसान है दोनों सेंटेंसेस ही। आई डिड नॉट डेयर, नॉट से पहले डू आया, सॉरी डिड नॉट नहीं, डू नॉट, नॉट से पहले डू आया है तो डू हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट के बाद डेयर आया तो डेयर हो गया मेन वर्ब। जब जब नीड डेयर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब बनते हैं, जब जब नीड और डेयर मेन वर्ब बनते हैं अपने साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रिस्क नहीं, क्या कहेंगे, टू रिस्क, दे डोंट डेयर टू रिस्क ऑल द मनी ऑन इट, ये हो गया सेंटेंस ठीक। ही डेयर नॉट टू एंटर, नॉट से पहले डेयर आया है मतलब डेयर हेल्पिंग वर्ब है, नीड और डेयर जब जब हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ही डेयर नॉट एंटर दैट हॉन्टेड बिल्डिंग, अब ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया, मेन वर्ब के रूप में आया है, नीचे हेल्पिंग वर्ब आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऊपर मेन वर्ब आया तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 10 नंबर देखिएगा, बस ये हो गया है मुझे लगता है नीड और डेयर का काफी। बात करते हैं यूज टू की। यूज टू होता है पास्ट का एक हैबिचुअल एक्शन, जब तुम्हें पास्ट का कोई आदत बतानी है। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बाइसाइकिल, मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था और मेरी साइकिल 11th क्लास में चोरी हो गई थी, बड़े ही दुख की बात है, क्या बताएं आपको। चलो खैर, तो मैं कह रहा हूं कि क्या कह रहा था मैं, हाँ, यूज टू जो है पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस को दिखाता है, ऐसे एक्शन जो पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस होते हैं उनको दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं साहब, जैसे मैं कोई आदत दिखा रहा हूँ, कोई भी आदत दिखा रहा हूँ पास्ट की, कि मैं जो हूँ पास्ट में जिम जाया करता था, मान लेते हैं, ऐसा कहते हैं कि मैं तो ऐसा करता था भाई, पास्ट में ना मैं 2 किलो दूध पी जाया करता था, पहले तो मैं डेली 2 किलो दूध पीता था, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है, क्या है, यूज टू का प्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया, तो एक तो ये बात होगी पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज टू आएगा, एक बात। बाकी यूज टू का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, दो तरीके से प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के बाद बोले जी यूज टू आया, मैंने कहा यूज टू अगर अकेला आया है तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सीधी सी बात है, जब जब यूज टू अकेला आया उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर यूज टू से पहले कोई और मिल गया तुम्हें, यूज टू से पहले कोई और मिल गया, कोई और मतलब कौन, कितना खराब सी लाइन खींची मेरे से, बी मिल जाए, बी मतलब इज मिल जाए, एम मिल जाए, आर मिल जाए, या फिर डायरेक्ट ही बी लिखा मिल जाए, या फिर गेट भी लिखा मिल जाए, या फिर क्या लिखा मिल जाए, गेट लिखा मिल जाए, इज एम आर बी गेट कोई शब्द मिल जाए अगर यूज टू से पहले, यही वाले शब्द ध्यान रखने बस। कौन से वाले, ये वाले, इज एम आर मिल जाए, बी मिल जाए, गेट मिल जाए, अगर यूज टू से पहले इनमें से कोई भी शब्द रखा है तब आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, ये बेसिकली प्रेजेंट के सिचुएशन में बदल जाता है, पास्ट की जगह वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, खाली यूज टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दो ही बातें याद रखनी और कुछ नहीं याद रखना, आसान भी काम है, तुम सोचो मुश्किल है, नहीं है, जरा आ जाओ। ही यूज टू गो देयर। अच्छा ये तो खैर अलग चीज है, एक बार जरा देखना कौन सी स्ट्रक्चर सही है, देखो तुम्हारी नॉलेज जो है कमाल की है कि नहीं है। एक बार जरा देखना तीनों स्ट्रक्चर में कौन सी स्ट्रक्चर सही है, कौन सी स्ट्रक्चर गलत है, जस्ट टेक योर टाइम, कि कौन सी में, तीनों स्ट्रक्चर में से कौन सी स्ट्रक्चर ठीक है। क्या लग रहा है, अरे ठीक है, तीनों ही ठीक है, घबराना नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा था इन सेंटेंसेस के थ्रू, मतलब तुमने नॉलेज जो भी तुमने दिमाग लगाया होगा, तीनों ही ठीक है। मैं इन तीनों सेंटेंस के थ्रू एक बात समझाना चाहता था कि नॉट की स्ट्रक्चर क्या होती है अगर यूज टू के साथ नॉट लगाते हैं तो। अगर यूज टू ऐसी लिखा है तो यूज टू लिखा है, अकेला लिखा है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात सही है। ही यूज टू गो देयर, वो वहां जाया करता था, अब नहीं जाता, वो वहां जाया करता था, पुरानी बात हो गई। नेक्स्ट, ही यूज नॉट टू गो देयर, मैं आपसे कहूं अगर नेगेटिव, वो वहां पर नहीं जाया करता था, पास्ट में वो वहां पर नहीं जाया करता था, आप ये कहना चाह रहे हो। अगर नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे, एक तरीका तो यह है कि यूज्ड और टू के बीच में नॉट का प्रयोग कर दो, बिल्कुल सही है, ये प्लेसमेंट नॉट की ठीक है। लेकिन नेगेटिव करने का यूज टू को एक तरीका तो नॉट डायरेक्ट लगा दो, एक तरीका है डिड नॉट का यूज कर लो, जैसे ये है ही डिड नॉट। अब डिड नॉट कर दिया तो यूज टू नहीं फिर लिखेंगे आप यूज टू, ही डिड नॉट यूज टू गो देयर, बात ये भी क्या है, सही है।
बस मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था यूज टू का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव में यूज टू ये रहा, नेगेटिव में या तो नॉट लगा लो या डिड नॉट लगा लो। डिड नॉट लगाओगे तो यूज नहीं क्या लिखोगे, यूज लिखोगे। बाकी बात तीनों में हैबिचुअल एक्शन की ही हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मुझे लगता है। आ जाओ बता। ही वुड स्लीप लेट नाइट, ही, अच्छा ठीक है, वैसे वुड वाले की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है। तीन सेंटेंस है, जरा एक बार देखना, मतलब मैंने समझा तो दिया ही है, एक बार अपनी नज़र से भी देख लो कि यूज टू के बाद क्या आएगा। पहले वाले में स्लीप आएगा, दूसरे वाले में स्लीप आएगा, या गलत है सही है ये देख लो एटलीस्ट। चलो ठीक है, 1 मिनट ले लो और ये देख लो। देखो मुझे लगता है तुमने काफ़ी देख लिया होगा, इससे ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, जितना देख लिया बहुत देख लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ही यूज टू स्लीप लेट नाइट, ही यूज टू स्लीपिंग, ही इज यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट। ये दोनों सेंटेंस तो तुम्हें क्लियर होंगे, थोड़ी सी वहाँ तुम्हारे दिमाग में डाउट होगा, उस बात को अभी बता देता हूँ। अगर यहाँ यूज टू आया है तो यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्लियर सी बात है, बिल्कुल सही है। अगर यूज टू से पहले ही के साथ ये अपोस्ट्रोफी लग के एस रखा है, इसका मतलब है ही इज। इसका मतलब क्या है, ही इज है। अगर इज यूज टू आया है, इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। बात ये भी ठीक है। ही यूज टू स्लीप लेट नाइट, वो रात को लेट सोया करता था। ही इज यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट, वो जो है रात को लेट सोता है। प्रेजेंट की कंटिन्यूस हैबिट को दिखा रहे हो आप। मैं कहूँ ही वुड स्लीप लेट नाइट, बात ये भी सही है। मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मैंने वुड क्यों बता दिया, देखो पता है क्या, वैसे तो आवश्यकता थी नहीं, जनरली मैं बताता नहीं, लेकिन सेंटेंस डाल दिया गया होगा जिस टाइम बनाई होगी पीपीटी, तो मेरे दिमाग में बता दिया आ गया तो बता देता हूँ। देखो मैं आपसे कहूँ यूज टू पास्ट की हैबिट को दिखाता है, लेकिन पास्ट की वो हैबिट जो डिसकंटिन्यू हो गई है। पास्ट की एक ऐसी हैबिट जो डिसकंटिन्यूड है, ठीक है। और मैं आपसे कहूं वुड, वुड भी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, पास्ट हैबिट ही दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्लियर नहीं है वुड वाले केस में कि कंटिन्यू है और डिसकंटिन्यू है। ये वाला दबाना होता है, दूसरा दबा देता हूं मैं, कंटिन्यू और नॉट क्लियर। इतनी सी कहानी है, पता नहीं क्यों डाल दिया मैंने सेंटेंस, ये पहले समझाता था मैं, आप तो मैंने निकाल भी देता अपने नोट्स में से। चलो खैर, ही वुड स्लीप लेट नाइट की अगर मैं बात करूँ तो ही वुड स्लीप और ही यूज टू स्लीप लेट नाइट में मीनिंग दोनों का सेम है। वो लेट नाइट को सोया करता था, आप ये कहना चाह रहे हो। बाकी वुड में ये नहीं पता कि वो पास्ट का जो है एक्शन है, लेकिन ये नहीं पता वुड वाले केस में कि वो कंटिन्यू चल रहा है अब भी या डिसकंटिन्यू हो गया। वुड में क्लियरेंस नहीं है, यूज टू में क्लियरेंस है कि ही यूज टू स्लीप लेट एट नाइट, कि वो रात को जो है लेट सोया करता था लेकिन अब नहीं सोता। अगर आपने यूज टू लगा दिया मतलब आप पास्ट हैबिट की बात कर रहे हो, वो हैबिट जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। लेकिन वुड में कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू ये बात क्लियर नहीं है, बस इतना फर्क है वुड में और यूज टू में, ठीक है। आ जाओ। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, आई एम यूज टू गोइंग टू स्कूल बाय बस, यू विल सून गेट यूज टू ईट दिस फूड, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हैं, टाइम नहीं लूंगा ज्यादा, क्लियर क्लियर बताऊंगा। अगर यूज टू आया है तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिल्कुल सही है। अगर यूज टू से पहले इज एम आर आ जाए या फिर गेट आ जाए या फिर बी आ जाए, बी यूज टू, गेट यूज टू, इज एम आर यूज टू आ जाए, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस ठीक है। यू विल सून गेट यूज टू, यूज टू से पहले क्या आ गया, गेट आ गया। अभी भी अगर यूज टू से पहले गेट आ गया तो तुम्हें ईट नहीं क्या कहना पड़ेगा, ईटिंग कहना पड़ेगा। तो ईटिंग कहना पड़ेगा तो यू विल सून गेट यूज टू ईटिंग फूड, ईटिंग दिस फूड, तुम जल्दी आदत डाल लोगे इस प्रकार के खाने को खाने की। ही यूज टू हार्ड वर्क, ही यूज टू वर्क हार्ड, ही इज यूज टू हार्ड वर्क, ही इज यूज टू वर्क हार्ड, ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड। अरे बहुत सारे सेंटेंस हो गए हैं, तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा है क्या। देखो 3 4 5 सेंटेंस है, बताना जरा। ही यूज टू, यूज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। यूज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। चलो आ जाओ। 4 चीजें हैं तुम्हारे पास, कितनी चीजें हैं, 4 चीजें हैं। अब मैं तुमसे कहूँ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क क्या है, नाउन है। हार्ड वर्क क्या है, नाउन है। हार्ड वर्क, ही यूज टू डू हार्ड वर्क, है ना, हार्ड वर्क नाउन बनेगा। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क से स्टार्ट होना है ना, बात चल रही है वर्क की, ये वर्क बनेगा। क्या बनेगा ये,
वर्ब बनेगा, ठीक है। वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्किंग हार्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी किसका ही काम करती है? अरे वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का ही काम कर सकती है कि नहीं? बहुत बढ़िया। मैं तुमसे कहूँ हार्ड वर्किंग, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, वो कठिन परिश्रम करने वाला आदमी है। तो हार्ड वर्किंग मैन, मैन से पहले हार्ड वर्किंग आ गया, तो हार्ड वर्किंग किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। ये चार बातें बहुत जरूरी हैं आपके लिए मुझे लगता है, और चारों ही बातें आपको जो है क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चार बात क्लियर हैं तो मुझे बताओ जरा अगले वाले में, ठीक है, अगले वाले मतलब अगले क्या पिछले वाले में, इन चारों में आप जो है अब डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो कि क्या आएगा। जैसे मैंने कहा ही यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हार्ड वर्क तो नाउन है, वर्क हार्ड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्क हार्ड में वर्क आया, वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यूज टू के बाद नाउन चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होती है? बोले सर वर्ब चाहिए होती है, तो ही यूज टू वर्क हार्ड, ये ठीक होगा। हार्ड वर्क ठीक नहीं होगा, ही यूज टू वर्क हार्ड। क्यों? क्योंकि यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है? बोले जी वर्क है, तो वर्क हार्ड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज टू के बाद सही होगी। नेक्स्ट देखो, ही इज यूज टू, ही इज यूज टू से पहले इज आ गया। जब जब यूज टू से पहले इज आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो अगर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो बोले सर क्या कह दूं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होगी? वर्किंग हार्ड, ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड ठीक है, बिल्कुल सही है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी? आईएनजी फॉर्म लगा दी। वर्किंग हार्ड में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी? इज यूज टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगा दी। लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नाउन चाहिए। कुल मिला के हार्ड वर्क कहना भी क्या होगा? सही होगा। और वर्किंग हार्ड कहना भी क्या होगा? सही होगा। ही इज यूज टू हार्ड वर्क, वो आदि है कठिन परिश्रम करने का, और ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड, ये भी बात सही है। वर्किंग हार्ड कह लो तो ये भी नाउन का काम करेगा, आईएनजी फॉर्म लगा लो, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो, वो भी ठीक है। ये फिर नाउन रख दो। बोले सर नाउन क्यों रख दो? जैसे हमने नीड और डेयर में करा था, या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो या नाउन रख दो। ऐसी यूज टू के साथ या तो आईएनजी रख दो या नाउन रख दो। आईएनजी रख दिया तो सही, नाउन रख दिया तो सही, ठीक है। जरा देखना इसी वाले सेंटेंस को जब इससे मैच करोगे जरा देखना दोनों सेम ही है क्या? ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड गलत है, सही है। ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड बिल्कुल सही है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है, जो कि किस रूप में काम कर रही है? नाउन के रूप में काम कर रही है। इज यूज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इज यूज टू के बाद वर्क हार्ड आया है, क्या बन के आया होगा? नहीं जानेगा? नहीं जाएगा, मेरे पास है, इरेजर है मेरे पास, आ जाओ जरा। ये किस रूप में आया? नाउन के रूप में आया। चाहो तो हार्ड वर्क कह लो, चाहे तो वर्किंग हार्ड कह लो, दोनों ही बातें क्या है? सही। ही इज यूज टू वर्क हार्ड, ये गलत है साहब। अरे यूज टू के बाद इज का प्रयोग, जब यूज टू से पहले इज आ गया तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दोगे? नहीं रखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गलत है। बोले सर क्या रखेंगे? या तो वर्क हार्ड कह लो या वर्किंग हार्ड कह लो, दोनों ही बातें क्या है? सही है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि कैसे काम करता है। इसके बाद दो सेंटेंस और हैं, देखो। मैं आपसे कहूं यूज टू का मीनिंग क्या होता है? यूज टू का मीनिंग होता है आदि होना, किसी चीज का क्या होना? आदि होना, है ना। या मैं कहूं इंग्लिश में कहना तो हैबिचुअल होना किसी चीज का। किसी चीज का क्या होना? हैबिचुअल होना यूज टू है। बहुत बढ़िया। मैं आपसे कहूं यूज टू का कोई और मीनिंग हो सकता है? यूज टू किससे बना? यूज से। यूज मतलब प्रयोग, तो यूज टू का मतलब किससे भी हो सकता है? यूज टू का मतलब प्रयोग करने से भी हो सकता है। जितने तुमने नियम कानून पढ़े हैं कि अगर यूज टू आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर इज या गेट यूज टू आ गया, वो सब किसके लिए पढ़े हैं तुमने? आदि होने के, हैबिचुअल होने के, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए। पास्ट में किसी चीज के लिए हैबिचुअल होना, यूज टू का प्रयोग होना, आदि होना पास्ट में, तो इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, या फिर इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। ये सब तुमने जो पढ़ा है वो किस मीनिंग के लिए पढ़ा है? आदि होने के मीनिंग के लिए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है मीनिंग प्रयोग करना भी हो सकता है, बोले सर हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस देखो, मैं आपसे कहूं प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोनाउंस लिखा है पहली बात तो, मैं आपसे कहूं प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन। प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है नाउन को रिप्लेस करने के लिए। प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन को रिप्लेस करने वाले शब्द को प्रोनाउन कहेंगे साहब, बिल्कुल सही है। मैं आपसे कहूं यहां पर इज आया और यहां पर यूज्ड टू आया,
तो अब ऐसा ना, हमने तो रट लिया, इज यूज टू मिलेगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। भाई वही गलती हो गई, रटना नहीं होता है, समझना होता है। यूज टू का मतलब अगर आदि होने से है तो बात बिल्कुल सही है, अगर आदि होने से है तो अगर अकेला है तो आईएनजी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगा लो, उसके पहले इजम आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म लगा लो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यूज टू का मतलब क्या भी हो सकता है, प्रयोग करना भी तो हो सकता है। यूज का मतलब प्रयोग करना, जैसे मैं कहूं प्रोनाउन इज यूज्ड, प्रोनाउन का इज यूज मतलब प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए नाउन को। यहां पर मीनिंग आदि होना नहीं है, और यूज टू का मतलब आदि होना नहीं है, तो फिर कोई नियम कानून काम नहीं करेगा, फिर नॉर्मल ग्रामर काम करेगी जैसे ग्रामर चलती है। तो यहां पर यूज टू का मतलब किससे है, प्रयोग से। यहां पर यूज टू का मतलब किससे है, प्रयोग से। प्रोनाउन इज यूज, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए नाउन को। और यहां पर प्रयोग से मतलब है, तो यहां पर यूज के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल क्या है, सही है। यहां किसी प्रकार की आईएनजी कोई जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, अगर तुम ना समझे हो तो। इसका एक्टिव वॉइस बना लूं जरा, देखना। अगर मैं इसका एक्टिव वॉइस बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, मान लेते हैं हम यूज करते हैं तो हम कहेंगे वी। इज यूज, इज एमआर के साथ थर्ड फॉर्म तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वी यूज। वी यूज व्हाट, जो है, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रोनाउन। वी यूज प्रोनाउन टू रिप्लेस द नाउन, ये एक्टिव वॉइस होगा और इसका ये पैसिव बना होगा। वी यूज प्रोनाउन टू रिप्लेस नाउन, तो आप कहेंगे प्रोनाउन, ये प्रोनाउन यहां चला जाएगा उठ के, और आप कहेंगे यूज का क्या कहेंगे, प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिप्लेस, ऐसे का ऐसे ही, टू रिप्लेस व्हाट, टू रिप्लेस द नाउन। टू रिप्लेस द नाउन ऐसे कैसे लिख दो, एक्स्ट्रा वर्ड है, तो प्रोनाउन इज यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन। यहां पर ये जो यूज वर्ब है ना, इसका पैसिव वॉइस बना है। तो तुम ये मत सोचना कि आदि होने का ही मीनिंग होगा, एक बार चेक भी कर लेना कि यूज टू का मतलब कहीं प्रयोग करने से तो नहीं है। जैसे सॉल्ट इज यूज टू प्रिपेयर फूड, नमक का प्रयोग किया जाता है खाने के आदि होने का, या खाने, नमक का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने में, या नमक आदि होता है खाना बनाने के। नमक आदि नहीं होता है, नमक का प्रयोग किया जाता है, और नमक का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ यूज का मतलब किससे है, प्रयोग से है। यहाँ यूज का मतलब किससे, प्रयोग से, और प्रयोग से है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कहूँ ये वाक्य गलत है, सही है, ये वाक्य बिल्कुल क्या है, सही है। सॉल्ट इज यूज टू प्रिपेयर, यहाँ पर नमक का प्रयोग किया जाता है फूड को प्रिपेयर करने में। यहाँ पर आदि होने का मीनिंग नहीं है, प्रयोग करने का है। तो रट लोगे इज यूज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, तो देखो खा गए ना धोखा, इज यूज टू के बाद आईएनजी नहीं आई, फर्स्ट फॉर्म आई है। क्यों आई है, क्योंकि प्रयोग करना मीनिंग है, आदि होने का नहीं। आदि होना होगा तो आईएनजी आएगी, तब कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। खैर, लास्ट पेज, दो सेंटेंस है आपके लिए, एक बार जरा सोचो, विचार करो, समझो, गुणाकार करो, भागाकार करो। चलो खैर, ये दोनों सेंटेंस में तुम्हें जो है आपको मुझे बताना है, नंबर 1 और 2 डाल देता हूँ, या ए और बी डाल देता हूँ। ये ए है और ये बी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर कोई गलत है तो सही कैसे करेंगे, सही है तो गलत कैसे करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इससे पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। अगर आपको बात समझ में आई है तो मुझे लगता है सेंटेंसेस का रिप्लाई आप देंगे, और इन दोनों सेंटेंसेस को दे दो। बाकी आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, अभी के लिए सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मत भूला करो, क्लास में आने से पहले ही लाइक कर दिया करो, एटलीस्ट इतनी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। बहुत कुछ डिमांडेबल नहीं है आपसे यहाँ पे, लेकिन हाँ एटलीस्ट ये है कि आपको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बनता है टाइम से, ठीक है। चलो खैर, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं कल बात।